जमशेद और ताबानी एक दूसरे के लिए शेर पर सवा शेर बने हुए थे। जमशेद जानता था कि ताबानी के पीछे बड़े लंबे और मजबूत हाथ हैं। उनकी मदद से वो पुलिस के सख्त पहरे के बावजूद फ्लाइंग काइट के जरिए ऐसी हिकमत अमली से फरार हुआ था जिसकी तवक्को नहीं की जा सकती थी। और ताबानी ने दिल ही दिल में ये तस्लीम कर लिया था कि अगर वो लोहा है तो जमशेद मकनातीस है। वो फरार होकर जहां जहां जाएगा जमशेद मकनातीस की तरह उसकी तरफ खिंचा चला आएगा। इतना जिद्दी, मुस्तकिल मिजाज, मजबूत कुव्वत इरादी का मालिक है कि दुनिया के आखिरी सिरे तक उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। अस्पताल का मुहासरा करने वालों के मुहाफिज ताबानी के फरार होने का तमाशा देखते रह गए। उसका ताक़ुब करने वाली मोबाइल पुलिस फोर्स कहीं बहुत पीछे रह गई थी और आगे बढ़ने के बाद भी ताबानी के नक्शे पा तक नहीं पहुंच सकती थी। लेकिन जमशेद मौत के फरिश्ते की तरह उसके पीछे लगा हुआ था। अगरचे वो दोनों एक दूसरे की नजरों में नहीं थे, लेकिन ऐसे तरबियत याफ्ता थे कि अपनी अपनी जहानत से काम लेकर समझ रहे थे कि फरार होने वाला कैसी कैसी राहें इख्तियार करेगा और अपने रास्ते बदलता जाएगा। ताबानी समझ रहा था कि उसका ताक़ुब करने वाला कहीं आगे चलकर उसकी राह में कैसी रुकावटें पेश कर सकता है। जमशेद ने एक थाने में पहुंचकर देखा, उसका गेट बंद था। अंदर 3-4 सिपाही सो रहे थे। उसने मोटरसाइकिल से उतरकर गेट को दोनों हाथों से पकड़कर झंझोड़ते हुए आवाज दी, ये गेट खोलो, बाहर आओ। पहले तो खामोशी रही, फिर बार बार गेट को झंझोड़ने के बायस एक सिपाही बनियान और शलवार पहने, एक हाथ में बंदूक और दूसरे हाथ में टॉर्च लिए आया। फिर चिल्लाकर बोला, ओए खोते दे पुत्र, क्यों शोर मचा रहा है? क्या तेरी माँ मर गई है? जमशेद ने कहा, अभी तुम्हारी माँ मरेगी, गेट खोलो। दूसरा सिपाही भी बनियान और शलवार पहने बड़बड़ाता हुआ आया, इतनी रात को कौन भौंक रहा है? जमशेद ने गन वाले सिपाही के हाथ पर गोली मारी। वो चीखता हुआ दीवार से जाकर लग गया। गन नीचे गिर पड़ी। दूसरा खाली हाथ था। जमशेद ने पूछा, नीचे पड़ी हुई गन उठाकर मरना चाहोगे या गेट खोलोगे? वो सहम कर बोला, चाबी लाकर गेट खोलता हूँ, गोली मत चलाना। वो उल्टे कदमों अंदर गया। जमशेद ने मोटरसाइकिल वहीं छोड़ी, अहाते की दीवार के पास झुकता हुआ गया। फिर थाने के पीछे दीवार फांद कर अंदर आ गया। पीछे एक लकड़ी की सीढ़ी थी जिसके जरिए छत पर जाते थे। वो दूसरा सिपाही एक बंदूक लिए सीढ़ी की तरफ जा रहा था ताकि छत पर से गेट पर आने वाले पर फायर कर सके। जमशेद तारीकी में दीवार से लगा खड़ा था। सिपाही सीढ़ी पर चढ़ता हुआ जब छत के करीब पहुंचा तो जमशेद ने सीढ़ी को लात मार दी। एक ही ठोकर में सीढ़ी ऐसी गिरी कि वो बुलंदी से चीखता हुआ नीचे आकर औंधे मुंह गिर पड़ा। तकलीफ से कराहते हुए दूसरे सिपाही को पुकारने लगा। थाने के पीछे इंचार्ज की रिहाइश के लिए एक बड़ा सा क्वार्टर था। अंदर से इंचार्ज ने नींद भरी आवाज में डांट कर पूछा, ये कौन चिल्लाता है? यहाँ क्या हो रहा है? गिरने वाले ने कहा, जनाब आली, यहाँ कोई डाकू आ गया है। उसने रहीम दाद को फायर करके जख्मी कर दिया है, मुझे छत पर से गिरा दिया है, आप बाहर ना आएं, दरवाजा ना खोलें। जमशेद ने तारीकी में एक महफूज जगह पर पहुंचकर कहा, मैं ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी हूँ। थाना इंचार्ज को हुक्म देता हूँ फौरन बाहर आए, वरना तुम सबको लाइन हाजिर किया जाएगा। क्वार्टर के अंदर और बाहर बल्ब रोशन हो गए। इंचार्ज ने पहले एक खिड़की को खोलकर बाहर देखा। जमशेद ने अपना आईडी कार्ड खिड़की की तरफ बढ़ाया। इंचार्ज ने उसे लेकर पड़ते ही बनियान और निक्कर में अटेंशन होकर सैल्यूट किया। फिर आजिजी से बोला, सर जस्ट अ मिनट, मैं वर्दी पहन कर आता हूँ। फिर उसने ऊंची आवाज में सिपाहियों से कहा, बड़े साहब आए हैं, थाने में रोशनी करो, मैं आ रहा हूँ। वो तारीकी में डूबा हुआ पुलिस स्टेशन जो वीरान नजर आ रहा था जरा सी देर में रोशन हो गया। इंचार्ज और 6 सिपाही वर्दी पहनकर हाजिर हो गए। जिस सिपाही को गोली लगी थी वो अपना जख्मी हाथ थामे दीवार से लगा खड़ा था। जिस सिपाही ने जमशेद को कहा था कि इतनी रात को कौन कुत्ता भौंक रहा है, उसके मुंह पर जमशेद ने उल्टा हाथ रसीद करते हुए पूछा, कोई मुसीबत ज़दा फरियादी यहाँ मदद हासिल करने आए तो तुम लोग उसे कुत्ता समझते हो? वो गिड़गिड़ा कर माफी मांगने लगा। जमशेद ने उसे दूसरा हाथ मारा, वो फर्श पर गिर पड़ा। फिर जमशेद ने उसे ठोकरें मारने के बाद इंचार्ज से कहा, मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारी ड्यूटी का वक्त नहीं है, लेकिन तुम्हारे मातहत सिपाही तुम्हारी गैर जिम्मेदारी के बायस हड हराम है। ड्यूटी के वक्त थाने में अंधेरा करके गहरी नींद सोते हैं। अभी थोड़ी देर में सुबह होने वाली है, फिर भी उनकी नींद पूरी नहीं हुई। हेडक्वार्टर में तुम सबसे जवाब तलबी होगी। इंचार्ज ने आजिजी से कहा, सर हमने यहाँ कानून का बोलबाला रखा है, यहाँ कोई छोटी सी भी वारदात नहीं होती, इसलिए हम रात को भी मुतमईन रहते हैं। जमशेद ने कहा, मुतमईन रहने का मतलब ये नहीं है कि ड्यूटी के वक्त आराम फरमाया जाए और जिस्म पर वर्दी भी ना हो और यहाँ आने वालों को कुत्ता समझा जाए। वो बोला, सर हम शर्मिंदा हैं, आपसे इल्तिजा करते हैं कि हमारी आज की गलती माफ कर दें। आइंदा आप जब भी सरप्राइज चेकिंग के लिए आएंगे तो हमें ड्यूटी के वक्त मुस्तैद पाएंगे।
जमशेद ने कहा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैं एक मफरूर मुजरिम का पीछा कर रहा हूँ। मुझे एक बहुत होशियार और तजुर्बाकार खोजी की जरूरत है। अभी अपनी गाड़ी में सिपाहियों के साथ खोजी को ले चलो, वो जरूर उसका सुराग लगाएगा। इंचार्ज ने एक सिपाही को हुक्म दिया कि थाने की जीप निकाले और दूसरे सिपाही से कहा कि वो दौड़ कर जाए और नूरा नामी खोजी को फौरन बुला कर लाए। जमशेद जो अहकामात दे रहा था उसकी फौरन तामील की जा रही थी। जब आफताब तुलू हो रहा था तब ताबानी जमशेद से कई किलोमीटर दूर जा चुका था। ताबानी नहीं जानता था कि जमशेद अब भी सही समत में उसका ताकुब कर रहा है या नहीं, लेकिन ये मानता था कि वो बहुत ज़हीन और चालबाज जासूस है। भटकते भटकते भी किसी तरह सुराग लगाकर उसकी शहरत तक पहुंचने की कोशिशें करता रहेगा। कई मील तक दौड़ते रहना मामूली बात नहीं है। वो कभी दौड़ता था और कभी तेजी से चलता था। हाँपते रहने के बावजूद रुकता नहीं था। बड़ा जीदार था, ना थकन महसूस कर रहा था और ना ही उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। सुबह की हल्की सी रोशनी फैलने लगी तो उसने एक जगह रुककर मोबाइल फोन के जरिए रॉ के एक जोनल अफसर अमरनाथ छागला से राब्ता किया। वो इस्लामाबाद में रॉ का जोनल अफसर था और उसकी गाइडलाइन के मुताबिक मुराद और ताबानी काम करते थे। ताबानी ने कहा, सर शायद आप तक खबर पहुंच गई होगी कि मैं अस्पताल से फरार हो गया हूं। छागला ने कहा, हाँ मुझे खबर मिल चुकी है, लेकिन ये मजे का खेज खबर सुनकर हैरान हूं कि तुम मर्द हो और तुम्हें औरत कहा जा रहा है। मुझे जो रिपोर्ट मिली है उससे पता चला है कि तुम माँ बनने वाले हो, इसीलिए तुम्हें इब्तिदाई इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था। ताबानी बोला, सर इन बातों का मेरे मौजूदा हालात से कोई ताल्लुक नहीं है, आप फौरन मेरी मदद के लिए कुछ करें। अमरनाथ छागला बोला, तुम जहाँ हो वहाँ तुम्हारे लिए कोई गाड़ी पहुँचा दी जाएगी, असलहा और रकम भी पहुँचा दी जाएगी। ताबानी ने कहा, मैं लाहौर से फरार होकर जुनूब की समत जा रहा हूँ। एक ऊंचे दरख्त में मेरी फ्लाइंग काइट उलझ गई। वहाँ से मैं खेतों और वीरानों में कई किलोमीटर तक दौड़ता आया हूँ। जमशेद नामी एक जासूस मेरे ताकुब में है, उस एक जासूस से मैं निमट लूंगा। अभी मेरे चारों तरफ दूर तक खेत ही खेत और कहीं कच्चे मकानात नजर आ रहे हैं। मैं किसी छोटे टाउन या बड़े शहर पहुंचकर फोन करूंगा, आप मेरे फोन का इंतजार करें। अमरनाथ ने कहा, मैं इंतजार करूंगा, जो भी गाड़ी लेकर आएगा वो तुम्हें कसूर की समत ले जाएगा, वहाँ से तुम आसानी बॉर्डर पार कर सकोगे। ताबानी बोला, मैं मुराद के बगैर सरहद पार करके इंडिया नहीं जाऊंगा। अमरनाथ बोला, इट्स माई ऑर्डर, तुम्हें अपने एस्केप को कामयाब बनाना होगा। ताबानी बोला, हम आपके हुक्म पर अमल करने आए हैं, लेकिन मैं यहाँ आने से पहले हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से कह चुका था कि मैं मुराद के बगैर न किसी मिशन पर जाऊंगा और न उसे कहीं बेयारो मददगार छोड़कर आऊंगा। अमरनाथ ने कहा, मुराद से तुम्हारी गहरी दोस्ती सही, लेकिन किसी भी मिशन के दौरान में सिर्फ अपने मकासद को अहमियत दी जाती है, दोस्ती को नहीं। ताबानी ने कहा, मुराद सिर्फ मेरा दोस्त नहीं है, जीवन साथी भी है, मेरे होने वाले बच्चे का बाप है। जोनल अफसर ने हैरानी से कहा, यही तो मैं पहले तुमसे पूछ रहा था, मुझे दुरुस्त रिपोर्ट दी गई है, यानी कि तुम औरत हो, मर्द नहीं हो। ताबानी सख्त लहजे में बोला, आप मेरे सीनियर हैं, कोई दूसरा मुझे औरत कहता तो मैं उसका मुंह तोड़ देता। मैं मर्द हूँ, मर्द। डिपार्टमेंट के तमाम आला अफसरान जानते हैं कि मैं मर्द हूँ और तन्हा दर्जनों मर्दों का मुकाबला करके उनके हाथ पांव तोड़ सकता हूँ, उन्हें नर्क में पहुंचा सकता हूँ। जोनल अफसर ने कहा, मैंने तुम्हारा रिकॉर्ड पढ़ा है, तुम्हें गुस्से वाला और बहुत ही खतरनाक फाइटर कहा गया है और ये ताकीद की गई है कि तुम्हें बड़ी नरमी से हैंडल किया जाए, इसलिए मैं अफसर होकर तुम्हारी बदमिजाजी बर्दाश्त कर रहा हूँ। मगर ये बताओ, तुम मुराद के बच्चे की माँ बन रहे हो तो क्या तुम्हें माँ नहीं कहा जाएगा? ताबानी बोला, नहीं, मुझे बच्चे की माँ नहीं, बच्चे का माँ बोला जाएगा, और प्लीज इस सिलसिले में बहस न की जाए तो बेहतर है, मैं बाद में फोन करूंगा। वो आहिस्ता आहिस्ता खेतों से गुजरता हुआ बातें करता जा रहा था, फिर फोन बंद करके दौड़ने लगा। वो समझ रहा था कि किसी समत भी भागता रहेगा तो किसी पुख्ता सड़क या किसी छोटे बड़े शहर तक पहुंच जाएगा। वैसे वो जुनूब की समत ही दौड़ रहा था, उसके पास कुतुबनुमा आला था जिसके जरिए वो किसी समत का तयन कर सकता था। आखिर वो कभी तेजी से चलते हुए और कभी दौड़ते हुए मुल्तान जाने वाली सड़क पर आ गया। एक बस दूर से आती दिखाई दी। सड़क के किनारे कांटेदार झाड़ियां थीं। उनके दरमियान से गुजरते वक्त उसकी कमीज की आस्तीनें उलझ गईं। कपड़ा फटने के बायस आस्तीन की धज्जी कांटों में फंस कर रह गई। बस करीब आ रही थी, उसे कुछ सोचने समझने का मौका न मिला। वो हाथ के इशारे से बस को रोककर उसमें सवार हो गया। कई घंटों तक दौड़ते रहने के बाद उसे आराम से जाने के लिए एक अवामी बस मिल गई थी। बस की तेज रफ्तारी के बायस वो जमशेद से बहुत दूर होता जा रहा था। जमशेद थाने की जीप के साथ अपनी मोटरसाइकिल पर जा रहा था। खोजी कहीं कहीं जमशेद को और थाने वालों को रोककर उतारता, फिर कदमों के निशान तलाश करता। ताबानी ने कैनवस के जूते पहने थे। उन इलाकों में खेतों के आसपास ऐसे महंगे कैनवस के जूते पहनने वाले शाज़ो नादिर ही होंगे।
खोजी ऐसे ही जूतों के निशानात देखता आ रहा था। ये निशानात कहीं घास वगैरह के बायस गुम हो जाते और कहीं नजर आते। ऐसे ही वक्त थाने की पुरानी जीप का एक पहिया पंक्चर हो गया। ऐसी सूरत में वो सब आगे नहीं बढ़ सकते थे। जमशेद ने खोजी को अपने पीछे बिठा लिया, फिर थाने वालों को वहीं छोड़कर आगे जाने लगा। आदमी मायूस न हो और मुस्तकिल मिजाजी से मंजिल तक पहुंचना चाहे तो आखिरकार पहुंच ही जाता है। वो मुल्तान जाने वाली सड़क पर उसी जगह पहुंचा जहां झाड़ियों के कांटों में ताबानी की आस्तीन की एक धज्जी उलझी हुई थी। खोजी उधर इशारा करते हुए बोला, साहब जी वो देखें, क्या इस कपड़े को पहचान सकते हैं? जमशेद ने मोटरसाइकिल से उतरकर करीब आकर देखा। उसने पिछली शाम ताबानी को उसी रंग की शलवार कमीज में देखा था। उसी सूती प्रिंटेड कपड़े की वो धज्जी थी। खोजी सड़क पर आकर बोला, इधर उन्हीं जूतों के निशान हैं। यहाँ कोई बस या कार वगैरह आकर रुकी होगी। मुजरिम उसमें सवार होकर गया है, क्योंकि आगे पीछे सड़क पर कहीं भी जूतों के निशान नहीं है। वो मोटरसाइकिल पर आ गया। फिर खोजी के साथ मुल्तान जाने वाली समत अपनी गाड़ी तेज रफ्तारी से दौड़ाने लगा। बसें मुख्तलिफ स्टॉप्स पर रुकती जाती हैं। इस तरह बसों की तेज रफ्तारी के बावजूद वो दूसरी गाड़ियों के मुकाबले में देर से मंजिल तक पहुंचती हैं। ताबानी ने सोचा था कि 15-20 किलोमीटर आगे जाकर बस से उतर जाएगा। ये अंदेशा था कि जमशेद उसके ताकुब में उस सड़क पर आ सकता है। तकरीबन 12 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद उसने पलट कर पीछे देखा। दूर से एक मोटरसाइकिल आती हुई दिखाई दी। इतनी दूर से जमशेद पहचाना नहीं गया। ताबानी ने सोचा जमशेद को तन्हा होना चाहिए, लेकिन उसके पीछे एक और शख्स बैठा हुआ है। ये शायद जमशेद नहीं है। बस एक जगह दो मुसाफिरों को उतारने के लिए रुकी। मोटरसाइकिल अपनी रफ्तार से चली आ रही थी। बस फिर चल पड़ी, लेकिन फासला इतना कम हो गया था कि जमशेद साफ तौर से नजर आने लगा। ताबानी का हाथ एकदम से कमीज के अंदर शलवार के नेफे पर आया। वहाँ रिवॉल्वर था। बस के अंदर मुसाफिरों की खासी भीड़ थी। वो उनके दरमियान से गुजरता हुआ बस के दरमियानी हिस्से में आया। उसकी तदबीर ये थी कि जमशेद अगर अगले दरवाजे से आएगा तो वो पिछले दरवाजे से फरार होगा, और वो पिछले दरवाजे से दाखिल होगा तो ये अगले दरवाजे से फरार हो सकेगा। वो मोटरसाइकिल की रफ्तार बढ़ाते हुए बस के बराबर आया, फिर और आगे बढ़कर बस ड्राइवर को रुकने का इशारा करने लगा। बस की रफ्तार सुस्त होने लगी। ताबानी मुसाफिरों के दरमियान खड़ा जमशेद से निमटने के लिए बिल्कुल तैयार था। बस रुक गई। जमशेद ने मोटरसाइकिल को बस के आगे लाकर रोक दिया, फिर वहां से उतरकर अगले दरवाजे की तरफ आया। ताबानी तेजी से मुसाफिरों को धक्का देता हुआ पिछले दरवाजे पर आया। जमशेद उसे तलाश करने आगे से सवार हुआ। वो पीछे से उतरकर झुककर दौड़ता मोटरसाइकिल के पास आया। वहां खोजी खड़ा हुआ था। उसने रिवॉल्वर से उसके बाजू पर गोली मारी। वो चीखता हुआ एक तरफ जाकर गिरा। ताबानी ने मोटरसाइकिल पर सवार होते ही चाबी घुमाई, उसे स्टार्ट किया। जमशेद ने मुसाफिरों के दरमियान उसे तलाश करने के दौरान में फायर की आवाज सुनी। पलट कर देखना चाहा, मगर भीड़ के बायस ताबानी और मोटरसाइकिल को न देख सका। खोजी के चीखने से समझ में आया उस वक्त तक ताबानी मोटरसाइकिल की रफ्तार बढ़ाता हुआ दूर जा रहा था। जमशेद ने रिवॉल्वर निकालते हुए सड़क पर आकर उसका निशाना लेना चाहा, लेकिन ये अंदाजा हो गया कि वो शूटिंग रेंज से दूर निकल गया है। फिर भी उसे दहशतज़दा करने के लिए फायरिंग की, लेकिन वो दहशतज़दा होने वाला नहीं था। मोटरसाइकिल को दाएं बाएं लहराता हुआ दूर होता चला गया। कई मुसाफिर बस से उतर कर आ गए थे। जमशेद ने ड्राइवर से कहा, ये बेचारा जख्मी हो गया है, इसे आगे किसी अस्पताल तक पहुंचाओ। दो मुसाफिर खोजी को सहारा देकर बस में लाए। बस स्टार्ट होकर चलने लगी। जमशेद ने अपना ID कार्ड मुसाफिरों को दिखाते हुए कहा, मैं पुलिस अफसर हूँ, उस भागने वाले मुजरिम का पीछा कर रहा हूँ। आगे जो भी आबादियां और अस्पताल आए, इस जख्मी को ले जाकर इसकी मरहम पट्टी करवा दो। मैं इस बस में उसका पीछा करूंगा। लेकिन ताबानी सीधी सड़क पर जाने की नादानी नहीं कर सकता था। बस को बहुत पीछे छोड़ते ही वो बाएं तरफ खेतों और चंद मकानों के दरमियान से गुजरता चला गया। उधर बस अपने रूट पर दौड़ती चली गई। दोनों के रास्ते अलग हो गए। जमशेद को मालूम न हो सका कि ताबानी किस तरह डॉज दे गया है। अगरचे वो बस के अंदर रहकर दाएं बाएं खिड़कियों से बाहर देखता जा रहा था, लेकिन वो मोटरसाइकिल सड़क छोड़ने के बाद नजरों से ओझल हो गई थी। दोनों के सितारे टकराते टकराते रह जाते थे। अभी तकदीर को मंजूर नहीं था कि वो एक दूसरे से टकराएं। जमशेद की मोटरसाइकिल हासिल करने के बाद वो दिन के 11 बजे तक खेतों, मैदानों और जंगलों से गुजरता रहा। फिर गाड़ी रुक गई। पेट्रोल खत्म हो गया था। पीछे पेट्रोल से भरा हुआ कैन रखा हुआ था। वो कैन उठाकर टंकी में पेट्रोल डालने लगा। ऐसे वक्त में वो सोच रहा था कि कुछ फासला तय करने के बाद उस मोटरसाइकिल से पीछा छुड़ा लेना चाहिए। उसे कहीं घनी झाड़ियों के अंदर जाकर छुपा देना चाहिए, ताकि जमशेद रास्ता बदल कर इधर से गुजरे तो उसे अपनी मोटरसाइकिल नजर न आए और वो ये न समझ पाए कि इधर से ताबानी का गुजर हुआ है। पेट्रोल डालकर कैन को पीछे बांधते वक्त उसे आहट सुनाई दी। उसने चौंक कर देखा, एक कदावर शख्स खड़ा हुआ था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बड़े ही चिकने जवान हो, क्या अकेले
अकेले हो? ताबानी बोला, हाँ अकेला था, अब तुम आ गए हो, और आने से पहले तुम भी अकेले थे। वो आदमी बोला, मैं लाहौर जा रहा हूँ, मुझे इस गाड़ी की जरूरत है। ताबानी ने कहा, मगर मैं लाहौर नहीं जा रहा। वो जेब से एक चाकू निकाल कर उसे खोलते हुए बोला, लाहौर जाने के लिए मुझे तुम्हारी नहीं, सिर्फ गाड़ी की जरूरत है। ताबानी चाहता तो रिवॉल्वर निकाल कर उसके चाकू की दहशत को सिफर कर देता, लेकिन उसने सहम कर दूर हटते हुए कहा, मुझे न मारो, ये गाड़ी ले जाओ। वो हंसता हुआ गाड़ी पर बैठ गया। तब ताबानी ने रिवॉल्वर निकाल कर कहा, चाकू बंद करके जेब में रख लो। उसने सहम कर रिवॉल्वर को देखा, चाकू बंद करके जेब में रखते हुए गाड़ी से उतरने लगा। ताबानी ने कहा, गाड़ी पर बैठे रहो और फौरन यहाँ से जाओ। वैसे लाहौर पहुँचने से पहले इसे कहीं फेंक देना, ये चोरी का माल है। वो परेशान होकर बोला, ये चोरी की गाड़ी है, रास्ते में पुलिस वाले पकड़ लेंगे। ताबानी बोला, लाहौर पहुंचने से पहले कोई नहीं पकड़ेगा, अब जाओ वरना गोली चल जाएगी। उसने ट्रिगर पर उंगली रखी। अजनबी ने फौरन ही गाड़ी स्टार्ट की, फिर उसे एक यू टर्न देकर तेजी से चलाता हुआ दूर होता चला गया। ताबानी उसकी मुखालिफ समत फिर दौड़ने लगा। उसे किसी ऐसे छोटे शहर में पहुंचने का मौका नहीं मिल रहा था जहां वो किसी होटल में रहकर अपने जोनल अफसर से दोबारा राब्ता करके वहां अपने लिए एक गाड़ी और दूसरी जरूरी चीजें मंगवा सके। वो दौड़ते दौड़ते रुक गया। पता चला कि जिस जंगल से वो गुजर रहा है वो आगे और घना होता जा रहा है, पता नहीं कहां जाकर खत्म होने वाला है। कुछ फासले पर खूबसूरत डिजाइन के चंद कॉटेज नजर आए और वो कॉटेज एक दूसरे से दूर घने सायादार दरख्तों के साय में थे। ऐसे कॉटेज अय्याश रईसों या शिकारियों के हुआ करते हैं। ताबानी दरख्तों के पीछे छुपता हुआ एक कॉटेज के करीब पहुंचा, फिर उसके चारों तरफ घूमता हुआ ये मालूम करने की कोशिश करने लगा कि वहां कितने अफराद रहते हैं। ऐसे घने वीरान जंगल में उस कॉटेज का दरवाजा खुला हुआ था, खिड़कियां भी खुली हुई थी। उसने एक खिड़की के पास आकर अंदर झांक कर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन किसी औरत की आवाज सुनाई दी, अंदर आ जाओ, कब तक डरते रहोगे, तुम्हें आराम करना चाहिए। ये सुनते ही ताबानी ने रिवॉल्वर निकाल लिया। खिड़की से हटकर दीवार से लगकर बोला, तुम कौन हो? ये कैसे जानती हो कि मैं कहीं से दौड़ता आ रहा हूँ? आवाज आई, मैं यहाँ अकेली हूँ, खिड़की के पास आ गई हूँ, तुम भी सामने आ जाओ। ताबानी ने एक कदम बढ़ाकर देखा, बहुत बावकार खातून खिड़की के पास नजर आई। उसके दोनों हाथ सीने पर थे, उन हाथों में एक तस्वीर थी, पता नहीं किसकी तस्वीर थी। उस तस्वीर की पुश्त नजर आ रही थी। ताबानी ने दोनों हाथों से रिवॉल्वर थाम कर उसके सामने आकर कहा, अगर तुम अकेली न हुई और किसी ने छुपकर मुझ पर गोली चलाई तो उसके साथ मैं भी तुम्हें गोली मार दूंगा। खातून बोली, गोली ठीक मेरे दिल पर मारना, इस दिल से ये तस्वीर लगी हुई है, लेकिन गोली चलाने से पहले इस तस्वीर को देख लो। उसने तस्वीर को पलट कर दिखाया तो ताबानी एकदम से चौंक गया। वो उसके मुराद की तस्वीर थी। उसने पूछा, ये तस्वीर तुम्हारे पास कहां से आई? खातून ने कहा, ये मेरा मरीज है, डॉक्टर इसकी दोनों टांगे काटना चाहते थे क्योंकि इसके घुटनों की हड्डियां नहीं जुड़ सकती थी, लेकिन मैंने इसे पैरों से अपाहिज नहीं होने दिया, ऑपरेशन करके दोनों घुटनों की हड्डियां जोड़ दी हैं। ताबानी बोला, आप लेडी सर्जन आमना खातून हैं? वो खिड़की के पास से दौड़ता हुआ कॉटेज के बरामदे में आया, खुले हुए दरवाजे से कमरे के अंदर पहुंचा, फिर फर्श पर घुटने टेकते हुए आमना के कदमों से लिपट कर बोला, मेरे मुराद की मसीहा, आप देवी माँ का अवतार हैं। मैंने कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाया, आज आपके चरणों में झुक रहा हूँ। और उसने अपना सर आमना के पैरों पर रख दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।